जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और नवी अर्थशास्त्र में एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी चैप्टर में हमने देखा था कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव में उत्पादन के संसाधन कैसे हैं और उनसे उत्पादन कैसे किया जाता है। कुल मिलाकर हमने उस चैप्टर में पढ़ा कि उत्पादन के संसाधन क्या क्या होते हैं और उत्पादन कैसे किया जाता है, और उसको हमने पालमपुर काल्पनिक गांव की मदद से पढ़ा। और अगला चैप्टर हमारा है दोस्तों, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन मतलब क्या होता है? संसाधन मतलब होता है किसी चीज को, किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यक सामग्री। जैसे हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन मतलब कोई चीज बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। इसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता रहती है, श्रम की आवश्यकता रहती है और पूंजी की आवश्यकता रहती है। भूमि मतलब कि प्राकृतिक संसाधन, श्रम मतलब कि उसमें मेहनत, और मेहनत कौन करता है? लोग मतलब कि मनुष्य, और पूंजी मतलब पैसा। तो इस चैप्टर में हम श्रम के रूप में, संसाधन के रूप में मानव की क्या स्थिति है उसको पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का अवलोकन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। अवलोकन क्या कहता है? संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। मतलब हमारा जो ये चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, अब यह अध्याय जनसंख्या जो है पूरे देश की, अब एक तरह से जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर दायित्व है। इस लाइन का क्या मतलब है समझिए। यह एक परिवार है जहां पर 1, 2, 3 और 4 लोग रहते हैं। अब इस परिवार की अर्थव्यवस्था यह है कि यह ₹10,000 प्रति माह कमाता है, प्रति माह, है ना, कमाता है। तो इस परिवार के मुखिया का दायित्व क्या है कि इन सभी लोगों का पेट भरे, इन सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करे। तो ये सभी लोग इस परिवार के ऊपर दायित्व है ना, कि भाई हमारा दायित्व पूरा कीजिए, हमें खाना दीजिए, हमें आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। तो इसी तरह से संसाधन के रूप में लोग जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें लोगों को अर्थव्यवस्था मतलब भारत पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, अर्थव्यवस्था मतलब होता है दोस्तों कि पैसा आना जाना, मतलब पूरा पैसे का हिसाब, कहां से आएगा कहां से जाएगा। तो ये पूरा हिसाब किताब कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार का जो एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, वो भी देखेगा। और पूरी अर्थव्यवस्था क्या कहेगी कि भैया ये जो जनसंख्या है हमारे देश की, इसको पालना हमारा दायित्व है। परंतु इस चैप्टर में जनसंख्या को आप दायित्व के रूप में मत मानिए कि हम आपकी से आवश्यकता पूर्ति नहीं करवा रहे, इसको संपत्ति के रूप में माना गया है कि मतलब यहां के लोग अर्थव्यवस्था में कैसे अपनी भूमिका अदा करेंगे, कि जनसंख्या जो है पूरी, यहां के लोग जो है वो अर्थव्यवस्था मतलब पैसा कमाने में, भारत को, पूरी देश को पैसा कमाने में कैसे मदद करेंगे, ये इस चैप्टर में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अब इसका बहुत ही गहरा अर्थ है दोस्तों, उसको समझते हैं। जैसे आप सभी बच्चे हो, आप 9th क्लास पढ़ रहे हो, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। अब 9वीं कक्षा पढ़ के 10वीं पढ़ोगे, 11वीं पढ़ोगे, 12वीं पढ़ोगे। अब सोचिए सरकार का कितना पैसा खर्च होता है शिक्षा में। कई स्कूल बनाए हुए हैं सरकार ने, उन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की हुई है, जिनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। इसके अलावा किताबें फ्री में बांटी जाती है, गणवेश मतलब कि ड्रेस भी फ्री में दी जाती है, साइकिलें बांटती है सरकार, है ना। 12वीं में जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं उनको लैपटॉप दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है। ऐसा खर्चा इतना क्यों किया जा रहा है शिक्षा पे? इससे क्या होगा भाई? आप तो पढ़ के चल देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे कोई फायदा मिलेगा? यस मिलेगा। क्या मिलेगा? आप पढ़ लिख कर काम करने लायक बनोगे, मतलब कि आप फिर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाओगे। भाई पढ़ लिख कर क्या होगा? आप 12वीं पास करोगे, उच्च शिक्षा में कॉलेज पास करोगे, उसके बाद आप नौकरियां करोगे। कहां पर? कंपनियों में। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई और कुछ बनेगा। तो ये लोग मिलकर भारत में
पैसे को बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, साथ में लोगों की सेवाएं करेंगे। तो ये इस तरह से शिक्षा देकर मानव पूंजी को विकसित किया जा रहा है। तो समझ लीजिए कि ये एक पौधा है। ओके, ये छोटा सा एक पौधा है, इसको जब पानी दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा, तो ये एक बड़ा वृक्ष बनेगा और ये फल देगा। तो एक तरह से बच्चों को अगर शिक्षाएं दी जा रही हैं तो वो व्यर्थ नहीं है। कि हम तो कहते हैं यार, एक टीचर को जैसे तनख्वाह मिलती है, सरकार तनख्वाह दे रही है 30,000 रुपए, तो इससे क्या, इसको तो फोकट में तनख्वाह दे रही है, 10 बजे आता है, 4 बजे चला जाता है, कुछ करता नहीं है। अरे भैया, वो पढ़ा रहा है मतलब आपको आगे बढ़ा रहा है, आपके अंदर ज्ञान प्रवाह कर रहा है, ज्ञान दे रहा है आपको। उससे क्या होगा, आप नई चीजें सीखेंगे, मानव समाज में कैसे सेवाएं दी जाती है, मानव समाज में कैसे पैसा कमाया जाता है, किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाता है, ये सब सीखेंगे। तो उसने तो आपका विकास किया है, मानव पूंजी का विकास किया है ना। तो शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में जब निवेश किया जाता है मतलब जब इनमें पैसा लगाया जाता है, तो मानव पूंजी का विकास होता है। जैसे हॉस्पिटल में पैसा लगाया जाता है कि एक हॉस्पिटल बनवाया साहब, तो हॉस्पिटल बनवाने से क्या फायदा होगा, लोगों का इलाज होगा, तो वो काम करेंगे। तो इस तरह से ये मानव पूंजी में बदल जाता है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी क्या है, कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जैसे आप एक इंजीनियर की पढ़ाई कर लिए हो, मतलब कि इंजीनियर की पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली है, तो आपके अंदर ज्ञान है, कौशल है कि आप इंजीनियरिंग का काम कर सकते हो। तो आप एक स्टॉक बन गए, एक तरह से स्टॉक मतलब कि आप एक गोदाम हो जिसमें इंजीनियरिंग का ज्ञान है। तो उस ज्ञान का प्रयोग आप कहां करेंगे, जहां इंजीनियरिंग का काम होगा। तो मानव पूंजी मतलब ऐसे संसाधन तैयार करना, ऐसे मानवों को तैयार करना जो आगे चलकर काम करेंगे, अर्थव्यवस्था में अपना हाथ बटाएंगे। अब परिचय यहां किया जा रहा है चैप्टर का। अवलोकन में तो हमने पढ़ा कि भाई मानव पूंजी का अर्थ क्या है ना, मतलब इस चैप्टर में कुल मिलाकर हम मानव पूंजी पर ध्यान देंगे। परिचय ले लेते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। कि भाई संसाधन के रूप में लोग, ये जो हमने टॉपिक उठाया है कि वह वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में, वर्तमान उत्पादन, आप देश में कई तरह के उत्पादन करते हैं मतलब कि भाई अब खेती में जैसे फसलों को काटा जाता है, और जैसे हमने पालमपुर में पढ़ा था कि काटा जाता है, उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है। तो अब नई हार्वेस्टर आ गई, हार्वेस्टर से क्या समय बचेगा, हालांकि मजदूरी कम होगी पर समय बचेगा और काम जल्दी होगा। नई तकनीक लेने से, नई तकनीक को ग्रहण करने से उत्पादन बढ़ जाता है। तो नई तकनीक आएगी कहां से, जब मानव पूंजी विकसित होगी। जब मानव पूंजी विकसित होगी, लोग पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बनेंगे, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेंगे, तो नई नई दवाइयों का आविष्कार करेंगे, नए नए उपकरणों का आविष्कार करेंगे, जिससे क्या होगा, उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा। कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। मतलब अब मानव पूंजी या संसाधन के रूप में लोग, आपके देश में किस प्रकार से कौशल बढ़ेगा, कार्य करने की कला को कौशल कहते हैं, और उत्पादन कैसे बढ़ेगा उसकी विवेचना है। दोस्तों थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा चैप्टर में, पर एक एक वर्ड का मीनिंग हम जानते जाएंगे तो आपके लिए बेहद आसान होगा। मैं केवल पढ़ के सुनाना नहीं चाहता इसको। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब यहाँ कई ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं, इसलिए मैं हर शब्द का मीनिंग आप तक पहुंचाऊंगा। कि भाई उत्पादक पहलू की दृष्टि से, उत्पादक मतलब होता है जो उत्पादन का कार्य करता है। उत्पादन का कार्य करता है मतलब कि जो उत्पादन करता है। जैसे अब ये देखिए, ये एक फैक्ट्री है ना। अब ये फैक्ट्री किसी व्यक्ति ने लगाई है, तो इसमें क्या बन रहा है, माल उत्पादित हो रहा है। जैसे मोबाइल फैक्ट्री है, मोबाइल बन रहा है, तो इस फैक्ट्री में मोबाइल का क्या हो रहा है,
उत्पादन, और ये उत्पादन करने वाला कौन है? ये उत्पादक, जिसकी फैक्ट्री है। तो यहां पर उत्पादक किसको कहा जाएगा? जो उत्पादन कर रहा है। तो यहां उत्पादक के पहलू की दृष्टि से, मतलब अगर हम उत्पादक है और फिर देखें तो जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनका योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, इसको समझते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन को हम समझते हैं। अब ये एक परिवार है, जैसे पिछले चैप्टर में गोविंद था। अब मान लिया जाए कि ये गोविंद है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर भूमि है, जो पिछले में थी। तो अब ये क्या करता है कि अपने परिवार के लिए उत्पादन करता है। उत्पादन करता है मतलब कि कृषि करता है, और इससे मान लिया जाए कि 20,000 रुपए प्रतिवर्ष कमाता है। तो ये गोविंद की प्रतिवर्ष आय होगी, ये गोविंद की प्रतिवर्ष आय होगी, इसकी सकल उत्पादन होगा इसका, कि इसने कितना उत्पादन किया, कितने रुपए की आय की। तो जब हम एक व्यक्ति का उत्पादन देखते हैं या उसकी आय देखते हैं तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय, कि भाई देश में एक व्यक्ति औसतन कितना कमा रहा है, तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय। और अगर पूरे देश की आय देखी जाए कि पूरा देश कितना उत्पादन कर रहा है, भाई जितना उत्पादन करेगा उतना ही तो उसकी कमाई होगी। उत्पादन करेगा मतलब आपके देश में, जैसे हमारे देश में चीजों का उत्पादन हो रहा है, क्या मोबाइल बन रहे हैं, गाड़ियां बन रही है, टेबल कुर्सी पंखे ये सब बन रहे हैं। तो जितने रुपए के ये बनेंगे उतने रुपए के ये बिकेंगे, जितने रुपए के ये बिकेंगे उतनी आय होगी। तो सकल घरेलू या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि पूरे देश की आय, आय मतलब इनकम कितनी है। तो अगर उत्पादक के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या जो है वो पूरे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान करती है। भाई जनसंख्या ज्यादा होगी तो उत्पादन अधिक होगा। कैसे अधिक होगा समझिए, एक उदाहरण देता हूं। हम चीन को देखते हैं, चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, हमसे भी ज्यादा, लगभग 160 करोड़ वहां की जनसंख्या है। तो चीन इसका फायदा उठाता है। क्या फायदा उठाता है कि जनसंख्या इतनी है तो मजदूरी कम लगती है, क्योंकि लोगों को रोजगार कम मिलता है तो मजदूरी कम लगती है, तो वो सारी चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाता है, थोक में बनाता है, तो इसलिए उसको सस्ता पड़ता है। इसलिए चीन भी दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा देश है भाई, है ना। तो इस तरह से जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है वो उस देश के उत्पादन में उतनी ही सहायता करती है। तो राष्ट्रीय सकल उत्पाद के सृजन मतलब उसको बढ़ाने में, उसको बनाने में जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, यही कहा गया है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है ना भाई। दूसरे संसाधन मतलब भूमि एक संसाधन हो गया, पूंजी एक संसाधन, तो जनसंख्या भी एक संसाधन है, क्योंकि जनसंख्या होगी तो श्रम मिलेगा। एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। हम भारत में जब भी आप जैसे निबंध लिखते हो हिंदी में कि भारत की बड़ी समस्याएं क्या हैं, तो भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में जनसंख्या भी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जिसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उससे रोजगार कम होगा, लोगों को नौकरियां कम मिलेगी, है ना, या रोजगार कम होगा उससे प्रदूषण भी बढ़ता जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, है ना, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ती हैं। तो जनसंख्या के नकारात्मक पहलू मतलब होता है इसकी बुरी बातों को सोचना। तो जब हम देश की जनसंख्या देखते हैं और कहते हैं कि भैया भारत में तो है ना, भारत में 25% तो गरीब लोग रहते हैं, तो ये जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए गरीबी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हम भारत में फिर ऐसी समस्याएं, भोजन की समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या और स्वास्थ्य सुविधा की समस्या जनसंख्या तक पहुंच नहीं पाती है। जैसे आप सुनते हैं कि सरकार ने 1 रुपए किलो में गेहूं और 2 रुपए किलो में चावल देने का निर्णय किया और लोगों तक पहुंचाती है ना। तो ये क्यों करना पड़ा कि सरकार को लगा कि लोग 16 रुपए किलो का गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको बहुत समस्या हो रही है, इसलिए भोजन उन तक पहुंचाया जाए,
है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कई गांव में हॉस्पिटल नहीं है, या शिक्षा सुविधा, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसलिए सरकार को इधर देखना पड़ता है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो ये समस्याएं बढ़ेंगी। तो हम केवल जनसंख्या के नकारात्मक पहलू की ओर देखते हैं, सकारात्मक पहलू की ओर नहीं। जैसे एक परिवार में 15 सदस्य हैं, तो नकारात्मक पहलू तो क्या कहता है कि यार इतने लोगों को कैसे खाना खिलाएं, इतने लोगों के लिए रहने के लिए जगह सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतने लोगों 5 बच्चे कैसे एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, कितना पैसा लगता है, ये नकारात्मक पहलू। लेकिन सकारात्मक पहलू, इतने सारे लोग मिलकर एक छोटा सा धंधा खोल ले, है ना, धंधा पानी, जैसे कोई दुकान खोल ली या कोई खेती का काम करें, तो कितने लोग घर के ही हो गए। तो घर के लोग होंगे तो काम करने वाले भी अधिक मिलेंगे, तो उससे पैसे की आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जनसंख्या के दोनों पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब वह हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब कि अब जनसंख्या को जब भी शिक्षा दी जाएगी, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षित मतलब होता है ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो वो मानव पूंजी का निर्माण कहलाएगा। जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई सीए चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा, है ना, कोई बिजनेस करेगा, ये कोई पुलिस में जाएगा, कोई कलेक्टर बनेगा, ये सब। तो ये बनेंगे कैसे, जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बाद में आप देश की सेवा करेंगे, तो आप देश के लिए एक पूंजी की तरह है। और कौन सी पूंजी, मानव पूंजी। तो जब आपको शिक्षा दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो यहां पर मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। भौतिक पूंजी निर्माण मतलब कि जब देश में मशीनों का विकास होगा या फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, तो ये तो भौतिक पूंजी निर्माण हुआ। जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां, जितनी ज्यादा मशीनें, उतना ही उत्पादन अधिक, उतनी ही आय अधिक। वैसे ही पूंजी निर्माण, जितनी ज्यादा पूंजी निर्माण होगी, उतना ही उत्पादन अधिक होगा। मानव पूंजी में निवेश मतलब कि मानव पूंजी में निवेश मतलब बच्चों को पढ़ाना, शिक्षण देना, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, जिससे कुल मिलाकर मानव तैयार हो, वो उत्पादन कर सके, इसको मानव पूंजी में निवेश कहा जाता है। तो मानव पूंजी में निवेश मतलब कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। बहुत गहरी बातें कही गई हैं दोस्तों कि भौतिक, जैसे आपके पास ये खेत है, आप एक ट्रैक्टर ले आते हो, ठीक है, आप एक ट्रैक्टर ले आते हो, तो ट्रैक्टर लाने से क्या फायदा कि आपका खेत की जुताई आप कर सकते हो, बीज की बुआई आप ट्रैक्टर की मदद से बहुत जल्दी कर लेते हो, अदरवाइज आपको तो मजदूर लाने पड़ते, पैसा बहुत खर्च होता। तो ये आपका भौतिक संसाधन है जिसकी मदद से आप उत्पादन में खर्चा कम कर लेते हो और आपकी आय बढ़ जाती है। उसी तरह आपके घर में सदस्य ज्यादा हो, अगर जनसंख्या ज्यादा हो, तो सभी मिलकर खेती का काम करेंगे, तो उससे आपकी मजदूरी बच जाएगी, उससे भी आपकी आय होगी। तो यही कहा गया है कि भौतिक पूंजी की ही भांति मानव पूंजी भी प्रतिफल देता है। मतलब जब आपको तैयार किया जाता है, जब आपको शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक दुकान है किसी की, या ये जो दुकान है ये मटका बनाने वाले की दुकान है ना, ये व्यक्ति है जो मटका बनाता है। अब ये मटका बना के पैसा कमाता है। अब इसने अपने बच्चे को भी प्रशिक्षण दिया, सिखाया कि बेटा ऐसे ऐसे मटका बनाते हैं। तो आज ये अपने बच्चे को प्रशिक्षण दे रहा है, तो कल इसका बच्चा पैसा कमाएगा, है ना। तो ये सिखाना भी एक तरह से निवेश है, और ये आपको बाद में प्रतिफल देता है, बाद में आपको फायदा देता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों को की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय, और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। मतलब कि जब आप इसमें निवेश करते हो, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, तो वो ज्यादा ऊंची नौकरी पर काम करेंगे, ज्यादा अच्छे से दिमाग लगा पाएंगे, और ज्यादा स्वस्थ व्यक्ति होगा तो ज्यादा काम कर पाएगा। तो ये प्रतिफल ही है इसमें निवेश करने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां एक तथ्य दिया हुआ है जिसको हम पढ़ने वाले हैं
भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। इन पूरी लाइन का मतलब मैं समझा देता हूं। 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति मतलब कि नई किस्मों के बीज आए, नई रासायनिक खाद आई, उससे आपका उत्पादन जो 1300 क्विंटल था वो 3200 क्विंटल हो गया। प्रति हेक्टेयर जो 1300 क्विंटल था वो 3200 क्विंटल हो गया, इतना बढ़ गया। ये नाटकीय परिवर्तन मतलब कि अचानक से परिवर्तन हुआ। तो ये कैसे हुआ? नाटकीय उदाहरण, किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत, है ना, मतलब कि जब हम ये चेंज कैसे आया? नई किस्मों का बीज प्रयोग करने से, रासायनिक तकनीकों, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने से, मशीनों का प्रयोग करने से उपज बढ़ी। तो भाई वैज्ञानिक कौन है? जो शिक्षा प्राप्त करके वैज्ञानिक बना है। वो रासायनिक खाद उसने बनाया, बीजों की किस्में उसने बनाई, नई नई मशीनें किसने बनाई? इंजीनियर ने, है ना। इन सबको संभालने वाला एक प्रबंधक, मैनेजर। तो ये सब व्यक्ति कैसे बनता है? जब मानव पूंजी विकसित होती है, और वो विकसित जब होती है तो वो नए नए निर्माण करती है। और उससे आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप क्या परिवर्तन आया। जहां 1300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था, वहां 3200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी भी समझना पड़ेगा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति क्या है। अब आप देखिए कि आज से 20 साल पहले, आज से अगर हम ज्यादा पहले नहीं जाएं, 20 साल पहले जाएं, तो मोबाइल नहीं थे, है ना। जो आप आज मोबाइल चलाते हो, जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं, या जिसकी मदद से आप पढ़ाई करते हैं और कार्य करते हैं, तो ये मोबाइल नहीं थे। मोबाइल नहीं थे तो किसी किसी के घर में वो केवल लैंडलाइन होता था, वो मतलब कि जो चौंगा होता है वो होता था। मोबाइल मतलब कि बिना तार वाला फोन, और इसको तो तुम खेत पे भी ले जाके बात कर सकते हो, मतलब नई चीज थी लोगों के लिए। अब मोबाइल आया, मोबाइल आने से क्या क्या सुविधाएं बढ़ी। मोबाइल आने से लोग मतलब कि सुविधाएं बढ़ी क्या, कि एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाएं आसानी से पहुंचाई जा सके। भाई आप खेत पे हो, खेत से भी घर पे बात कर सकते हो, कहीं और भी बात कर सकते हो, देश विदेश में बात कर सकते हो। उसके बाद इंटरनेट की सुविधा बढ़ी। इंटरनेट की सुविधा से बैंकिंग सिस्टम सबसे बढ़िया हुआ। बैंकिंग सिस्टम में क्या हुआ? कंप्यूटराइज जब हुआ, कंप्यूटर जब आए बैंक में, तो आप यहां से पैसा किसी भी देश के कोने में, देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो, और कुछ ही समय में पहुंचा सकते हो, है ना, इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट की मदद से किसी भी व्यक्ति से आप कहीं पर भी जुड़ सकते हो। आप खेत पर भी हो और व्यक्ति अमेरिका में बैठा है तो भी आप जुड़ सकते हो। ये इंटरनेट की मदद से संभव हुआ। इंटरनेट की मदद से मैं यहां बैठा हूं और आप घर पे बैठे हैं तो भी आप तक ये शिक्षा पहुंचाई जा रही है, मतलब कि ये जो चैप्टर का डिटेल है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये इंटरनेट की मदद से हुआ। ये जो चीजें हैं, टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटरीकरण, ये सब क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से आप कितना, रेलवे देख लीजिए, आप कहीं से भी टिकट बुक करवा सकते हो, आप कहीं से भी एरोप्लेन का टिकट बुक करवा सकते हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हो। किसकी मदद से संभव हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। अब मशीन से कार्य करने की बजाय, भाई मशीन
जो भौतिक पूंजी है, भौतिक मतलब मशीनों द्वारा कार्य, उसकी बजाय दिमाग से कार्य करना कितना उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है इस चीज ने, वो बताया गया है यहाँ। तो दोस्तों यहां हमने देखा कि मानव पूंजी और लोगों का मतलब जनसंख्या का संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका केवल एक परिचय हमने लिया। मतलब कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले उस चीज पे परिचय लिया। इतना बड़ा ये वीडियो बना क्योंकि इसमें हर चीज का हमने मीनिंग समझा। ये बहुत आवश्यक था क्योंकि आगे चलकर ये सूचना प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी इन सबका अगर आपको अर्थ पता नहीं रहेगा तो चैप्टर पढ़ने में मुश्किल होगी। तो इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे हम अगले लेक्चर में। तो यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।